अस्सलाम वालेकुम, आप थर्ड एम्पायर देख रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट कहा जा रहा है, इसमें जो वर्ड स्ट्रेटेजिक है, इसने बहुत सारे लोगों को, मैं खासतौर पर कहूंगा वेस्ट को, वेस्टर्न मीडिया को और इंडियन मीडिया को परेशान किया हुआ। बिकॉज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इंटरव्यू के अंदर ये इशारे किनारे में बात की कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इस डिफेंस पैक्ट का किसी तौर पर हिस्सा हो सकती है। लेकिन उसके बाद रॉयटर्स के इंटरव्यू में वो इस बात से उन्होंने अपना मौकफ तब्दील कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस के लिए है। अब ये जो न्यूक्लियर वाला मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या वाकई ये पैक्ट वहां तक एनकम्पस कर रहा है जहां पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात आती है। फैसल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्कॉलर हैं, आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपके वक्त का। कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया सर। सर जी, सबसे पहले तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं, ये आपका क्या ख्याल है इस सब मामले के अंदर? बिकॉज द वर्ड, ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक से तो फिर यही समझ आता है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं, उसके बाद फॉरेन ऑफिस एंड देन डिफेंस मिनिस्टर के अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और दीगर ओहदेदारान फिर उसकी क्लैरिफिकेशंस देते नजर आए। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग कि ये कहां तक जा रहा है डिफेंस पैक्ट? बहुत शुक्रिया सर। और हमीब साहब अस्सलाम वालेकुम आपको भी। अच्छा सर, मेरा ये कहना है इसमें कि देखिए, दुनिया में हर कुछ साल बाद आप बड़े बड़े मुआहदों के नाम सुनते हैं। जब वो मुआहदे किए जाते हैं तो अक्सर वो मुआहदे, उनके ऊपर गुफ्तगू बहुत देर से हो रही होती है, लेकिन कोई वाकया ऐसी ज़रूरत पेश करता है कि उसको ट्रिगर कर देता है और उसको फ़ौरन आपको दुनिया के सामने लेकर आना पड़ता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ताकतें ये समझती हैं, पावरफुल कंट्री ये समझते हैं कि इस वक्त इस मुआहदे को सामने लाना या इसको जल्दी कर लेना हमारी पॉलिटिकल ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि 2019 से, जब से पहली दफ़ा सऊदी अरब और अमेरिका की नाराज़गी स्टार्ट हुई, जब इनकी 50% ऑयल की प्रोडक्शन मुतासर हुई हौसीज़ के हमले में, तो पहली बार इनकी ठीक ठाक आपस में बैकग्राउंड में एक लड़ाई हुई कि आप किस लिए बैठे हैं। अगर हमारी हमारी आप हिफाजत हौसी से नहीं कर सकते तो किसी बड़ी बड़ी पावर से आप कैसे करेंगे? तो उस वक्त से पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे थे 2019 से। लेकिन उसमें सबसे बड़ा दो ही प्रॉब्लम थे। एक न्यूक्लियर छतरी का था और ये था कि पाकिस्तान उसमें डिफेंस में तो साथ होगा, लेकिन अगर कहीं इन्होंने ऑफेंस करना हुआ, यमन पे ऑफेंस करना है किसी और जगह पर, तो फिर क्या क्या तब भी पाकिस्तानी फौज साथ होगी। तो ये बहरहाल मसले उनके चल रहे थे, जिसकी वजह से आपको पता है कि वो हल नहीं हुए। एमबीएस आपको पता है बहुत एम्बिशियस हैं, वो तो यहाँ तक गए थे कि हम कुछ एटम बम खरीद लेंगे, लेकिन वो फिर उनको पता चला कि नहीं, ये इस तरह से नहीं खरीदे जा सकते। एटम बम शॉपर में किसी में रख कर या ब्रीफ केस में ट्रांसफ़र नहीं होते। ये पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है और पूरा इसके लिए अलग से एक मिसाइल सिस्टम अलग से भी है। वो एक लंबी एक चीज़ है। तो उस वक्त से ये बात चल रही थी, लेकिन कतर वाले हमले ने ज़रूरी उनके सामने एक ज़रूरत पेश कर दी कि कम से कम वो मुमकिना खतरे को टाल सकें और बता सकें कि हम पहले से कुछ और ताकतवर हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री का भी बहुत बड़ी जो एक डेफिशिएंसी थी, वो ये है कि लॉन्ग टर्म वॉर में पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमेशा ये रहा है कि हमारे पास इतना फ्यूल ही नहीं, 8-10 दिन से ऊपर हमारे पास मुसलसल जंग का फ्यूल ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपनी उस ज़रूरत को पूरा पूरा किया है। लॉन्ग टर्म में मैं ये कहूँगा कि बहुत से मुआहदे होते हैं, लेकिन आने वाली फिर दहाइयाँ साबित करती हैं कि ये मुआहदा एक कामयाब मुआहदा था या एक नाकाम मुआहदा था। क्वाड का जो एग्रीमेंट था दुनिया के 4 बेहतरीन ताकतवर तरीन मुल्कों के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, आपने देखा कि 3 साल में ही उसकी बैंड बच गई और अब वो सिर्फ एक घिसटता हुआ एक मुआहदा कई साल से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की, तो हमारे दरमियान एक रिलेशंस तो हैं और दिफाई नौइयत के भी हैं। लेकिन फैसल, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपने अलावा किसी दूसरे मुल्क के डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि जहाँ तक रेगुलर वॉर का मामला है, तो हम किसी न किसी दर्जे में टेस्टेड हैं सऊदी अरब के, कि हमने 90s में भी उनके साथ उनके सरहदों की हिफाजत की, और उसके बाद हम यानी हौसी मामले में भी हमने कम से कम ये ज़रूर कहा कि हम किसी भी सूरत आपकी जो जुग्राफियाई सालमियत है उसको नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन अब जो मामला है, नो डाउट इसराइल के कतर पर हमले के बाद सूरत हाल तो बदली है, लेकिन यहाँ पे मामला अब वही है कि क्या न्यूक्लियर अम्ब्रेला वहाँ तक जा रही है पाकिस्तान की?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमाकत है कि हम ऐसी बात भी करें कि हम न्यूक्लियर छतरी किसी और नॉन न्यूक्लियर कंट्री तक लेकर जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मसला खड़ा होगा। इवन हमारे दोस्त ममालिक चाइना भी इसको पसंद नहीं करेगा कि न्यूक्लियर पावर आप बाहर किसी जगह पर लेके जाएं, ऐसी जगह ख़ास तौर पर जहाँ डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि इसराइल के पास एटम बम है, लेकिन वो भी पूरी दुनिया के लिए एक दर्द सर है कि अगर इस मुल्क के पास है तो ये तो कुछ भी कर सकता है। तो मिडल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क जो, और आप याद रखें कि सऊदी अरब एनपीटी का सिग्नेटरी है, 80s में उसने साइन कर दिए थे। सो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ना ये होना चाहिए। लेकिन मुझे इसकी सेंस एक समझ आती है कि ये एक बार बात कहकर वापस क्यों ली गई। आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत बड़ा एक टैक्टिक है कि आप पहले एक बात कह देते हैं और फिर सॉरी सॉरी करके उससे पीछे होते हैं। बाज़ का तो वाकई गलती होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बाज़ का ये डेलिबरेटली किया जाता है। ये दुश्मन को बताया जाता है कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं, बाद में आप बात वापस ले सकते हैं, क्योंकि बात जो कहनी थी वो आपने कह दी। असल में सऊदी अरब का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है। वैसे तो पूरे मुल्क की पॉपुलेशन बहुत कम है, 3 करोड़ 70 लाख है, लेकिन इसके वेस्टर्न पार्ट में पॉपुलेशन इससे भी कम है। और जहाँ इतनी कम स्केर्सली एक पॉपुलेशन है, स्केर्स पॉपुलेशन है, बहुत सी फैली हुई है, बहुत मीलों पे छोटे छोटे गांव हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई कब्जा कर ले तो आपके पास सिवाय एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर आर्मी के या बहुत बड़ी मिसाइल पावर के आप वो कब्जा नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि ना आपके पास पॉपुलेशन है जिसको मरवा के आप लंबी जंग लड़ सकें, ना आपके पास मिसाइल प्रोग्राम है, ना आपके पास बड़े बड़े वेपन्स हैं। तो ये एक दफ़ा थ्रेट देना ज़रूरी था। हाँ, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, मेरा ख्याल नहीं है मुस्तकबिल करीब में। लेकिन जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर अब वर्ल्ड डिसऑर्डर में बदल चुका है, और जब तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील नहीं पाता, तो ये जो पीरियड ऑफ डेवल्स है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए आप इसराइल और रशिया के एक रवैये में भी देख रहे हैं कि वो किसी भी नए ग्लोबल ऑर्डर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफी और अपनी ताकत के मुताबिक दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल। फैसल भाई, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, ईरान और इसराइल का जो अभी तनाज़ा चल रहा था, जब आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे इसहाक डार साहब ने, जो कि वजीर खारजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर मिसाइल्स इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। उस वक्त यूं महसूस हुआ कि ये जरूरत क्या थी कहने की, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी दी कि ऐसे कहीं इसराइल अमेरिका ये ना समझ ले कि हम ईरान की इस हद तक मदद को जा रहे हैं। फिर डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट दे के उससे वो रिवर्ट बैक कर गए। ये दोनों चीजें क्या इत्तफाकिया हो गई कि एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहा है कि हाँ जी हो सकता है हम सऊदीया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दें, दूसरी तरफ आपके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहां भी इसराइल के खिलाफ ही है ना मामला। मेरा मेरा ख्याल है ये दोनों बातें गैर जिम्मेदाराना थीं, और इसके अल्फाज भी इतने क्लियर नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इस तरह की बातें कभी भी ऐसे नहीं की जाती। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बचा ही इसलिए है कि हमने डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली तीनों बहुत अच्छे तरीके से आज तक हैंडल किया है। हमने हर वक्त हर दफ़ा हर मुल्क को यही बताया कि ये सिर्फ डिफेंस के लिए है। अगर अगर हमें अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में आएगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और आप अगर देखें, इसराइल का भी रवैया पहले दिन से पाकिस्तान के बारे में बहुत मोहतात है। वो कभी कभी बात करते हैं, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर्स कभी भी खुल के पाकिस्तान को के बारे में कोई भी धमकी हमें इस बात नहीं करते। वो इंडिया में भी जब वो आए तो इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ नेतन्याहू को सख्त बात करें, लेकिन उन्होंने गोलमोल बात तो की, डायरेक्ट कोई बात नहीं की। अभी ये कौम मुत्तहिदा में भी आपने देखा, उन्होंने एक लफ्ज़ पे माजरत की कि ये मैं इस पेपर को मैंने नहीं देखा था और मैंने ये बात कर ली। दोनों का रवैया बहुत मोहतात है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों मुल्क बहुत ताकतवर हैं। हमें भी मोहतात रवैया रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़ने पर तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे ये एम्बिशंस नहीं हैं कि हमने यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर हमारे कोई एम्बिशन इस वक्त हैं, हमारे नहीं हैं। अच्छा फैसल, अब अगर हम बात करें मशरक़ वुस्ता में, तो मशरक़ वुस्ता दरअसल एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे कई पावर्स compete करती हैं इन्फ्लुएंस के लिए, अपनी अपनी जगह बनाने के लिए, और ये ग्राउंड काफ़ी अरसे से मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाथ में है। तो क्या अब हम ये समझें कि हमारी जो मौजूदगी है वो अमेरिका से कंपटीशन है, या उसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में हम मुदाखलत कर रहे हैं, एक ऐसा खित्ता जिसकी सिक्योरिटी की गारंटी समहाउ अमेरिका ने ले रखी है?
तो फिर अमेरिकन रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, मैंने जो पहले इनके इनके बाजा साहब के सवाल के जवाब में हमारी बात हो रही थी, वो मेरे ख्याल में दुनिया की इस वक्त सेंस है कि इस वक्त एक ग्लोबल डिसऑर्डर है। इसमें जो मुल्क ब्रेवली स्टेप्स ले सकते हैं, जो जो जहां जहां जगह जगह बना सकते हैं, उनको बनानी चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका का इनका इन्फ्लुएंस आने वाले वक्तों में मिडल ईस्ट में ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। इसराइल का इन्फ्लुएंस, ये एक फौरन एक बबल आया है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, ये कम होगा। वहाँ वो गैप किसी ने फिल करना है। आज से मुल्कों को, ताकतों को ये देखना है कि हमने अपनी जगह किसी भी आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे बनानी है। तो पाकिस्तान की ये मूव इस लिहाज से बिल्कुल ठीक मूव है कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए। कैसे कैसे वहां पर जाना है, क्या बात करनी है, कितनी मूव लेनी है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये मूव बिल्कुल गलत नहीं है। वी आर इन डेवल्स पीरियड, ये एक ग्लोबल डिसऑर्डर का दौर है। इसमें आप ये सारी जगहों को खाली नहीं रख सकते। याद करें, जब पाकिस्तान बना था, अगर हम उस वक्त की सारी तकसीम को मान लेते तो आज आपका बॉर्डर ना चाइना के साथ मिल रहा होता, ना दरिया सिंध का 90% जो ओरिजिन है वो आपके पास होता, आपके पास किसी दरिया का भी ना होता। अब भी सिंध का ज्यादातर पानी जहां से आता है वो बॉर्डर ऊपर से आपके पास है। कश्मीर से जो आपका बॉर्डर लगता है वो भी आपने लड़ाई की है। तो वहां आपने एक ऐसा काम किया जिसकी उसी वक्त गुंजाइश थी, उसके बाद वो आपको मौका नहीं मिलना था। इस वक्त भी इस ग्लोबल डिसऑर्डर में आपके पास थोड़ी सी विंडो है, इन तमाम मुल्कों के पास जिसके पास थोड़ी थोड़ी पावर है, तो वो जहां जहां इन्फ्लुएंस बना सकते हैं उनको बनाना चाहिए। कैसे है ये काम करना है, इस पे इख्तलाफ हो सकता तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या हो सकता है इस मुआहिदे का? जाहिर है अभी तक मैं देख रहा हूं कि अभी तक तो कॉशियस सी अप्रोच आ रही है हर तरफ से। इंडिया भी कह रहे हैं कि अच्छा हम अभी जायजा ले रहे हैं, अमेरिका अभी तक खामोश है, बरतानिया की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, फ्रांस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, इवन इसराइल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो क्या रिएक्शन क्या हो सकता है इसका, या ये इसको यहीं पे इसको एज अ फैक्ट देख के बस आगे गुजर जाएंगे? आईएईए कभी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है इसमें। जी। अच्छा, आप ये बात नोट कर लें, कुछ देर में इसका रिएक्शन आएगा, इसलिए कि इस मूव का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो जिस किस्म का ये एग्रीमेंट, जो एलामिये में का जो पैराग्राफ नंबर 4 में जो कुछ लिखा है, हमारे सामने पूरा एग्रीमेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एग्रीमेंट के मेन पॉइंट्स पार्लियामेंट में आने चाहिए। अच्छा, अभी तक जो एलामिये का 4th पैराग्राफ है वही बेसिकली ऑपरेशनल पैराग्राफ है। उसके मुताबिक ये जो एग्रीमेंट है उसमें पाकिस्तान को सऊदी अरब की बेसिस पर, उनकी इन्वेंट्री पर, मिलिट्री इन्वेंट्री पर, सारी इन्वेंट्री पर इस्तेमाल की इजाज़त होगी फॉर म्यूचुअल डिफेंस, और यही वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि तमाम अमेरिकन इक्विपमेंट और यूरोपियन इक्विपमेंट जो है उस तक पाकिस्तान की दस्तरस होगी। ये बात अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को कभी भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो पिछले 35 साल से पाकिस्तान को असले का एक पेचकस और एक पेच और एक नट भी देने के लिए तैयार नहीं है। सो इसके ऊपर सख्त रिएक्शन किसी ना किसी तरफ से आएगा, यूरोप और वेस्ट की तरफ से। अभी अगर वो खामोश हैं तो इसकी कोई वजह होगी, वो उसको असेस कर रहे हैं या फिर क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस पर रिएक्शन आएगा। ये उनके लिए इतना आसान, इसको आसानी से बर्दाश्त करना उनके लिए। फैसल भाई, वो जो आप डेविल्स पीरियड की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी उसमें देखना है कि कहां पे पाकिस्तान इस नए पैराडाइम में कहां पे फिट होगा। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, अगर इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट अलाउ नहीं की अमेरिका ने, पाकिस्तान को कैसे कर देंगे? देखिए, पाकिस्तान एक छोटी इकोनॉमी है, $430 बिलियन, $440 बिलियन डॉलर। अमेरिका और इंडिया $1 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, $4 ट्रिलियन के आसपास। इंडिया का मसला ज्यादा बनता है क्योंकि इंडिया का कहीं पर झुकाव होना वो मैटर करता है। देखिए, हम जो भी अयाशी कर रहे हैं इस वक्त, चाइना के साथ भी बेस्ट फ्रेंड हैं, और थोड़े बहुत अमेरिका के, हम उसके कैम्प में भी आप खेल लेते हैं, इसलिए कि हमारी इकोनॉमी का साइज अभी छोटा है। लेकिन जो आपका वेट बन गया है,
इकोनॉमी छोटी है लेकिन आपका डिप्लोमेटिक वेट बहुत ज्यादा है। ये आहिस्ता आहिस्ता अगर 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 डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा तो इनके बाद वाले लोगों को आएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर जो मैंने भी वीडियो अभी इस पे बनाई है, मेरी भी हेडलाइन यही है कि ये बिगेस्ट मिस्टेक है फ्रॉम वेस्टर्न साइड, कि आपने इतने बड़े रीजन को खाली छोड़ा है और उसको दूसरी तरफ जाने दिया है। इंडिया को अगर वो नहीं अलाउ कर रहा तो आप देखिएगा कि उसको कुछ देर में अलाउ कर देगा। इंडिया ज्यादा प्रॉब्लम में है क्योंकि इंडिया का रीजन है वो हमारे हमसाए में, और वो हमसे दुश्मनी रख के वेस्टर्न यानी मैं जिसको नॉर्थ इंपीरियलिज्म कहता हूँ, इंपीरियल नॉर्थ कहता हूँ, वो वहां जाना चाहता है। ग्लोबल साउथ को वो लीड करना चाहता है लेकिन रहना चाहता है इंपीरियल नॉर्थ के साथ। ये लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं होगा। अगर इंडिया ने यही पॉलिसी जारी रखी तो वो फंस जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है वो अमेरिका से खुद को कंप्लीटली अलग कर चुका है। लेकिन यहां से अब अगला सवाल है कि हमें इसका जो रिएक्शन है उसकी क्या शक्लें हो सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया को तैयार करें कि अच्छा इंडिया एक थ्रेट क्रिएट करे, या वो कोई और किसी और किस्म का रास्ता इख्तियार करे। देखिए, इंडिया क्या जो भी मैक्सिमम इंडिया पाकिस्तान के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है वो आखिरी हद तक पहले ही कर रहा है। इवन मैचेस तक, हमारी इकोनॉमी तक, टेररिज्म तक, हर जगह वो मैक्सिमम कर रहा है। इससे ज्यादा वो क्या करेगा मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा वो और क्या कर सकता है। अमेरिका कर सकता है कि जो आपसे $3 बिलियन की वो इंपोर्ट लेता है उसको कम कम कर दे। लेकिन याद रखें, उसमें जो उसने जिन चीज़ों पर हमें रियायत देता है वो हमारी बेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं हैं। हमारी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल की, और वो उस फेवरेट लिस्ट में नहीं है। सो हमें अमेरिका अगर जितना इस वक्त दबा रहा है, इससे ज़्यादा हम पर अगर सैंक्शन लगाता है, इससे ज़्यादा हमें पुश पुश करता है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान फिर उतना उतना रिजिलियंट भी है। पाकिस्तान के जिस जिस जगह पर हमारे पाबंदियां लगी हैं, हमने साबित किया है कि हम उसको कुछ देर बाद क्रॉस कर लेते हैं। सो अमेरिका, मेरा ख्याल है कि अमेरिका में इतनी सेंस अभी है कि वो पूरे के पूरे एशियन रीजन को अपने से इतनी दूर नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर दबाव की कोई कैफियत सऊदी अरब पर इस्तेमाल होती है तो वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि वो फिर इसराइल को और जाहिर करेगा, इसराइल के साथ, और अपने उसको और इजाज़त देगा कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाए। फिर वो ये कर सकता है कि जो इसके दुश्मन हैं सऊदी अरब के हौसीज वगैरह, उनको उनको खामोशी से सपोर्ट दे। फिर वो ये कर सकता है कि जो MBS के जो इसके मुखालिफ कबाइल हैं, इनके आले सऊद के, उनको पावर देना शुरू कर दे। फिर वो ये कर सकता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे, यानी क्योस पैदा कर सकता है। आप, ये वही टेक्स्ट बुक है जो 1948 से आज तक अमेरिका ने हर मिडल ईस्ट के मुल्क के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और इससे बाहर उससे वो वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी तो नहीं आती लेकिन एक क्योस पैदा हो जाता है। तो ये हथियार अमेरिका के पास है और वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, बाय रूल्स एंड रेगुलेशन तो उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको इस्तेमाल कर सके, फैसल इस्तेमाल कर सके। अमेरिका क्या के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तीनों मुल्क, कतर, UAE और सऊदी अरब, ये मिल के कोई 3.4 ट्रिलियन बनती है अगले 10 साल में, 15 साल में, जो उसने करनी है। अच्छा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो उसने इन्वेस्टमेंट वहां पर करनी है, ये ऑलरेडी पैसे अमेरिका ही में है, वहीं जनरेट होने हैं, या उनके साथ जो मुख्तलिफ शराकतदारियां वहीं से उन्होंने जनरेट करके वहीं इन्वेस्ट करने हैं। इसमें अगर ये तीनों मुमालिक या खास तौर पर सऊदी अरब इस कमिटमेंट से पीछे हटता है तो फिर अमेरिका वगैरह के लिए मसला शुरू होगा, और पूरे वेस्ट के लिए भी होगा। अच्छा। आपको पता है कि कतर जी। है वो कई बरतानिया के शहर में, उसकी मलका से लंदन और शायद मैनचेस्टर, इन दोनों में इनके पास प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी वहाँ के लोगों से ज्यादा है। सो ये अगर उसको बेचना शुरू करते हैं या उसको किसी तरीके से एक मैनिपुलेट करते हैं तो उनके लिए ज्यादा मसला बनेगा बजाय इनके लिए। अच्छा फैसल, क्या सऊदी अरब में पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस की मौजूदगी है, इसको चाइनीज इन्फ्लुएंस भी देखा जा सकता है कि चाइना की लॉन्ग आर्म है जो वहां तक पहुंच गई? एग्जैक्टली
इसको बिल्कुल ऐसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको ऐसे दिखाने में कामयाब होंगे तो ही आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, आपकी सॉफ्ट पावर में भी थोड़ा सा इजाफा होगा। देखिए, सऊदी अरब पर इस वक्त कोई भी हमला करने नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये जिस तरह पाकिस्तान से एक डील हुई है, उसने उसकी एक स्ट्रेंथ का तासुर दे दिया है। इसी तरह उसके साथ ही ये कि वहाँ पर एक तरह से अब चाइनीज़ इन्वेंट्री आएगी, तो ये भी लाजमी लाजमी बात है। मैं आपको अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अगर ये मुआहदा कामयाबी से अगले 10 साल में चलता है, तो वहाँ की इन्वेंट्री भी रिप्लेस होगी वेस्टर्न और अमेरिकन से, ये आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ की तरफ जाएगी, और ये खुद भी बहुत सा असला बिल्ड करेंगे, क्योंकि इस तरह के मुआहदे 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, कम से कम 10 साल बाद ये अपने रिजल्ट देना शुरू करते हैं। क्योंकि ये अगर अपनी इंडस्ट्री, खुद वेपन इंडस्ट्री तैयार नहीं करेंगे, तो मांगे हुए असले से आप कभी भी अपना डिफेंस बहुत देर तक नहीं कर सकते। अच्छा फैसल भाई, ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे जो दिफाई तज्जियाकार बैठे होते हैं, जिनमें से मेजॉरिटी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की है, उनके मैं अक्सर ये देख रहा होता हूँ, ये पिछले कई दिनों से चल रहा है, उनका ये खतरा है, उनको महसूस होता है, ये खदशा है उनका, ये उनकी एप्रीहेंशन है कि इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। ये आपके ख्याल में कितना दुरुस्त है उनका ये खौफ? ये देखिए, ये पॉसिबल तो है, मतलब प्रोबेबल तो है, फिलहाल पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई मुझे वजह समझ नहीं आती कि वो क्यों करेंगे। वो ऐसा एक 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 अटैक जो है पिछले 30-40 साल से प्लान कर रहे हैं, जो इस तरह का हो जैसा इन्होंने ईरान पर किया है, कि एकदम से आए, 1 घंटे का ऑपरेशन हो, आपकी एटमी सलाहियत ख़त्म करके वापस चले जाएं, आपका कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान ना हो, और आपको मौका ही ना मिले कि ये इस पर अमल करें। लेकिन जब से पाकिस्तान ने तीनों जगह से एटॉमिक वेपन्स फायर करने की सलाहियत हासिल कर ली है, सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत हासिल कर ली है, तब से क्रूज मिसाइल का अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया समंदर से, उधर से बहिरा अरब से, सबमरीन से और जहाज़ों से भी, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इसराइल के साथ कोई ऐसा एडवेंचर करेगा जिसमें पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा वो नुकसान पहुंचा सके। अगर हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटी होती लैंड से फायर करने की, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल था। अब इतना कोई आसान नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर ये दोनों आके कोई इस तरह का बड़ा अटैक करें कि हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के क्रिपल करके चले जाएं और फिर बच जाएं। ये अब मुमकिन नहीं रहा। अच्छा, एक और थ्योरी है, वो भी मैंने टीवियों पे कुछ दानिश्वर देखे हैं सर, वो उसको या रीअफर्म कर दें या उसको आप बताएं कि ये क्या है। वो कहते हैं कि जनाब ये अमेरिका को पता है, इस डील को अमेरिका की हिमायत हासिल है, चूंकि अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता इसराइल को, तो ये टैसिटली पाकिस्तान के थ्रू ये करवाया गया है सऊदीया की सपोर्ट में, ताकि इसराइल को भी एक जो है ना वो कान हो जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखिए, अमेरिका को तो क्या, ये पूरी दुनिया को पता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 के बाद से ये सारी खबरें, जहाँ ये सारी खबरें छप रही थी, ये देख रहे थे हम। तो लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान पता में है 2015 में पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंटली इनकार कर दिया था। 2019 में यस, इट वाज इमरान खान गवर्नमेंट, जिसमें वली अहद आए भी थे मोहम्मद बिन सलमान, और फिर वहां से बात आगे चली थी। लेकिन यहां पे अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या दो मुल्कों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेना क्या एक नई तरह की खारजा पॉलिसी का भी तकाजा नहीं करता? एग्जैक्टली पहले तो मैं ये बताऊं कि वो जब हम इनकार कर रहे थे, वो एक ऑफेंस था, क्लियरली एक ऑफेंस था और फौरी था। यानी उस मुआहदे का फौरी मतलब यही था कि अब आपने यमन के खिलाफ आपने कुछ करना है, इसलिए उससे इनकार, और वो बहुत बहुत ही ठीक फैसला था। अभी भी मैं समझता हूं कि इस एस्पेक्ट में भी आपको एक दफ़ा डिस्कशन तमाम लीडर से, अगर पार्लियामेंट में आपके लिए लाना मुश्किल है, तो तमाम लीडर से बात करनी चाहिए। हाँ, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि आप एक और बहुत बड़े, बहुत ताकतवर मुल्क के साथ और एक बड़े डिफ़िकल्ट रीजन में जाके काइनेटिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत से मसाइल पैदा करेगा, यकीनन करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी भी ऐसे ही आती है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए था। हाँ, इसका तरीक़ेकार के ऊपर ज़रूर बहस होनी चाहिए। ऑफेंस के लिए पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना हमें उसके लिए कहीं पर जाना चाहिए, ना सऊदी अरब की मंशा पर किसी और पर हमला करना चाहिए। लेकिन डिफेंस पैक्ट तारीख साबित करती है कि हमेशा फ़ायदा देते हैं अगर आप इसको डिफेंसिव आप इस पर्पज़ के लिए रखें। आप देखें, जब से नेटो बनी है, सिर्फ एक दफ़ा
सिर्फ एक दफ़ा अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। उसके अलावा आज तक नेटो ने किसी भी मुल्क के खिलाफ, ख़ास तौर पर वो मुल्क जो कि एक बड़ी पावर रखते हो, जिनके पास एयरफोर्स हो, उसके खिलाफ कभी भी नेटो ने बतौर नेटो हमला नहीं किया। अमेरिका गया है या अपने साथ कुछ मुल्क लेकर गया गया है, बरतानिया के साथ गया है, लेकिन नेटो नहीं गया। सिर्फ एक एक जंग में गया, लेकिन उस अलायंस ने उस रीजन को बहुत लंबे अरसे के लिए सिक्योरिटी दी है, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्की की है। उसकी यूरोप की बहुत ज़्यादा तरक्की का राज ही ये है कि उनकी टेबल से सिक्योरिटी साइड पर हुई, तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखने की गुंजाइश बन गई। सो सिक्योरिटी पैक्ट्स, ये जो डिफेंस म्यूचुअल पैक्ट्स हैं, अगर इनको वाइजली इस्तेमाल किया जाए तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये फ़ायदा देती है। फायदा चलें ठीक हो गया, अपॉर्चुनिटी का वर्ड आपने यूज किया, फायदे का वर्ड आपने यूज किया। यहां पे ये कहा जा रहा है कि आप हमारी मैशत संभालें, हम आपका डिफेंस संभालते हैं, मीनिंग देयर बाय कोई नोट शोट भी मिलेंगे हमें। तो जब ये सब मामला होगा तो उसमें आप पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी विल टेक साइड स्टेप और पाकिस्तान मजीद एक सिक्योरिटी स्टेट बन जाएगा। आपको लगता है कि यूं होगा? यस यस यस, हम बड़ी तेज़ी से, एक देखें, हम हाइब्रिड तक आ गए थे, लेकिन अब हम, मेरा ख्याल है कि अब तेज़ी से डेमोक्रेसी ही नहीं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी पाकिस्तान में कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। ये एक परेशानी की बात है, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाइंस उन तमाम ममालिक की तरफ और हो रहा है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तानियों का मिजाज जो है समहाउ डेमोक्रेटिक हो चुका है थोड़ा बहुत, ऑटोक्रेसी नहीं है, ये बादशाह को नहीं मानते, डिक्टेटरशिप को नहीं मानते। पाकिस्तान की एक खूबसूरत हकीकत ये है कि हमारे लोग ट्रांसपेरेंसी को और डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक कबूल करने लग गए हैं। सो ये मेरे लिए भी एक परेशानी की बात है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ वेस्टर्न में आने वाले नेशनल पॉपुलिज्म का भी है, कि उन्होंने भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया है। उनके यहाँ भी इस तरह इस तरह के काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। क्योंकि आपका और मेरा एक बहुत बड़ा सहारा ये था कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते थे तो वेस्ट हमें सपोर्ट कर देता था कि हाँ यार, यहाँ पर डेमोक्रेसी, हमारी आवाज़ को एक ताकत मिलती थी। लेकिन अब तो वहाँ खुद ऐसे हुक्मरान हैं जो कि डेमोक्रेसी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, बल्कि फ्री ऑफ स्पीच को भी पसंद नहीं कर रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, सिर्फ लास्टली, ये आपको क्या लगता है पाकिस्तान रीइटरेट क्यों नहीं करता इस बात को कि ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है? 3-4 दिन गुजर चुके हैं, पूरी दुनिया का सराहियां कर रही है, हमने वाशगाफ अल्फाज में ये बात अभी तक दुनिया के सामने क्यों नहीं रखी? बड़े अफसोस की बात है, रखनी चाहिए। मैं अब क्या कह सकता हूँ कि क्यों नहीं रखी। हम और आप तो वो है ना, जो लोग हम कमेंट्री कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर नहीं रखी तो इसका मतलब है कि अगर इंटेंशनली नहीं रखी तो फिर ये है कि इसका मतलब है कोई बात है इसमें। और अगर अपनी नालायकी से, जैसे कि हबीब साहब अक्सर कहते हैं कि बहुत से काम हम नालायकी से करते हैं, लोग समझते हैं शायद ये बड़ी प्लानिंग से हम कोई काम कर रहे हैं, तो फिर इनको नालायकी खत्म करनी चाहिए। ऑफिशियल एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हमारा ये जो है, ये जो एग्रीमेंट है, ये न्यूक्लियर नहीं है, हम वैसे उसमें कन्वेंशन वेपन्स में एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस एम्बिग्यूटी ने जो नुकसान करना था वो हमारा काफ़ी कर दिया है, और अब हम इस एम्बिग्यूटी को ख़त्म करेंगे तो भी नुकसान होगा और नहीं करेंगे तो भी नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे कई वुज़रा ने, फैसल, कल भी मैं एक साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दिफा का मतलब तो फिर सारी चीज़ें होती हैं। अब जब इस तरह का आप अभाम रखेंगे तो दुनिया इस अभाम से अपने मतलब का मानी अखज़ करेगी। हाँ, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तो ये इन्होंने सोच समझ कर रखा है, ठीक है, तो मैंने उसका एक रैशनल आपको बता दिया कि इस वक्त चूंकि सारे ही काम किसी भी मुआहदे, किसी भी एग्रीमेंट के बाहर हो रहे हैं। इंटरनेशनली जो रूल्स के ऊपर तमाम ममालिक ने साइन किए थे, कोई भी अब उसको फॉलो नहीं कर रहा। कोई ताकतवर मुल्क अपने एग्रीमेंट्स को पूरे नहीं कर रहा। वो यूक्रेन के साथ आपने किए हों, अफगानिस्तान से आपने किए हों, बग्राम बेस आपने पहले खाली किया, अब आपको वापस चाहिए। यूक्रेन को आपने कहा कि आप एटम बम दे दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे, नहीं की गई। फ़लस्तीन से कहा गया कि हम आपको एक अलग स्टेट देंगे, नहीं दी गई। एनपीटी पर सबने साइन किए, लेकिन इसराइल ने साइन नहीं किए, उसको एटम बम बनाने दिया गया। ये तमाम बातें हुई, और उसके बाद एक आखिरी चीज़ दुनिया में जिसकी थोड़ी सी सेंसिटी एक बाकी बची थी, वो ये थी कि हर मुल्क की सॉवरेनिटी का एहतराम किया जाएगा। अब वो बात भी ख़त्म होगी। सो इस मैडनेस में, इस डेवल्स टाइम में जो है, आप अगर पाकिस्तान की और सऊदी अरब की, और हो सकता है कि चाइना की भी कैलकुलेशन
सिचुएशन हो कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क हमारे ऊपर इसके बाद कुछ तूफान गिरा सकते हैं, अब उनमें इतनी पावर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई आसमान गिराएं। अगर ये कैलकुलेटेड है तो शायद ये हो, क्योंकि इस वक्त दुनिया में ये ऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है जिसमें आप ये स्टेप ले सकते हैं। अगर ये कैलकुलेटेड नहीं है तो फिर इनको क्लियर कर देना चाहिए। चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और व्हाट एवर हैपेंस दुआ है कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। फैसल बड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जी। आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।